वो पिछले लगभग 1 महीने से जेल में ही है। अब उन्होंने टेलीफोनिकली हमारे से एडवाइस उनके भाई साहब ने ली, क्योंकि आजकल जेल के अंदर भी टेलीफोन अलाउड हो गए हैं, 5 मिनट के लिए बात करने देते हैं, 2 आदमियों के नंबर देते हैं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी को वहीं जाना पड़ेगा। अभी किस कारण से सेक्शन 25 में जेल हुई, मैं हर बार बताता हूं कि लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर आप कोर्ट का नोटिस आ रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो 100% जेल का प्रावधान है। 1 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, कम से कम 1 महीने के लिए जेल में जाना पड़ेगा। साथियों, किस तरीके से इसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हमारे देश में सबसे पहला बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1841 में मद्रास में जिसका जन्म हुआ ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के टाइम में, जो कि आज चेन्नई है। और चेन्नई में ही ये शख्स जो है वहीं चेन्नई जेल में ही बंद है। आज इनकी बेल करवा दी गई है, जमानत करवा दी गई है, शाम के टाइम ये बरी हो गए होंगे, 5 बजे के बाद होते हैं। तो दोबारा हमारे से कोई टेलीफोनिकली उनका संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि हम एडवोकेट प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके बाद वो बेल करवा देगा, जमानत करवा देगा, फिर हमारी जरूरत ही नहीं है, फिर उसे एडवोकेट की जरूरत है। क्या कारण है उसको समझने के लिए, भाई 1841 में बैंकिंग का जन्म हो गया हमारे देश में, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी ये बैंक हमारे देश में काम कर रहा है SBI के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 184 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग होते हुए। अब 184 साल हो गया, उसके बाद अवस्था आविष्कार की जननी है। जब ब्रिटिश काल में आने चलते थे, रुपए नहीं थे उस टाइम, आपने सुना होगा कोड़ी दमड़ी आना वो चलते थे। अब वो कोड़ी दमड़ी आना वो उनकी वैल्यू भी लाखों रुपए में थी, तो लाखों रुपया तो आदमी आज भी लेके नहीं जा सकता और 200 साल पहले भी लेके नहीं जा सकता था। तो चेक का जन्म हुआ, बैंकिंग में पैसे का आदान प्रदान चेक से होने लग गया। अब जब उस टाइम भी लोग लोन लेते थे, ऐसा नहीं है, ब्रिटिश काल में भी लोग लोन लेते थे, बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने वाले। आम आदमी उस टाइम लोन नहीं लेता था, और आम आदमी को तो ज्यादातर लोन ही 2000 के बाद मिलने लगा है। 70-80 के दशक में देखे जाएंगे तो कोई खेती किसानी करने वाले आदमी लोन लेते थे ट्रैक्टर का या किसी बेसिक जरूरत के लिए। अब लग्जरी के लिए तो 2000 के बाद ही लोग लग्जरी के लिए लोन लेने लगे हैं। अब चेक बाउंस जब होने लग गया, भाई किसी ने नहीं पैसे दिए गए तो चेक बाउंस हो गया, तो अवस्था आविष्कार की जननी है। तो एक एक्ट बना, इसको बोलते हैं 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 में चेक बाउंस की धारा बनी। इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में तो बोलते हैं 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। इसको NI एक्ट भी बोलते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं चेक बाउंस। 1881 से लेके अब तक 144 साल हो चुके हैं चेक बाउंस की धारा को हुए आए हुए हमारे देश में। 1989 तक ये सिविल का मैटर था, सिर्फ सिविल का केस होता था 1989 तक। 1989 के बाद कानून बन गया, इसको क्राइम में भी कंसीडर कर दिया गया। 1989 तक तो सिविल था, आज की डेट में लेकिन ये सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है, मतलब मीठा भी है, नमकीन भी है। क्योंकि इसमें आपके ऊपर अगर किसी बैंक NBFC कंपनी ने चेक बाउंस का केस कर दिया तो आपको फाइनेंशियल पनिशमेंट भी मिल सकती है और जेल की सजा भी हो सकती है। मैक्सिमम इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है जेल का, और 2 गुना तक पेनल्टी हो सकती है। अगर आपका 10 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ तो जज साहब आपको ऑर्डर दे सकते हैं 20 लाख रुपए दो। जरूरी नहीं है 20 लाख ही कहेंगे, हो सकता है 12 लाख, 14 लाख, 16, 18, 20, मैक्सिमम 20, या 3 महीने, 6 महीने, 9, 12, 18, 24, मतलब मैक्सिमम 2 साल की सजा। लेकिन डरे घबराए नहीं, मैंने आज तक किसी को 50 लाख से कम के केस में किसी को 6 महीने से ज्यादा सजा होती हुई नहीं देखी, और वो भी बेलेबल ऑफेंस है, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट कब आया? भाई 2000 आते आते हमारे देश में NBFC कंपनी का भी जन्म हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी आ गई बहुत सी, और प्राइवेट बैंक भी आ गए।
अगर आपने 80-90 के दशक में देखा होगा, सरकारी बैंक होते थे, नेशनलाइज बैंक होते थे। आपको अगर अपना अकाउंट खुलवाना था उसके लिए भी एक गारंटर की जरूरत थी। आज की डेट में तो कोई लोन लेता है, उस अनसिक्योर लोन ले रहा है, उसको कोई गारंटर की जरूरत ही नहीं है। और 90 के दशक में अगर मुझे अपने पैसे बैंक में जमा करवाने हैं, उसके लिए भी एक गारंटर की जरूरत थी अकाउंट खुलवाने के लिए। तो कितना बदलाव आ गया। 360 डिग्री पे घूम गया सारा सिस्टम। अब 2007 आते आते सारी चीज ऑनलाइन होगी सारे देश में, सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी ऑनलाइन हो गए। अब आज की डेट में और 2007 से लेकर आज तक बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनी तो चेक लेते ही नहीं। 70-80 के दशक में क्या होता था, कोई आदमी ने 1 साल के लिए लोन लिया तो उसको 12 चेक देने पड़ते थे। हर महीने चेक लगा के वो बैंक अपना पैसा निकाल लेता था। उस टाइम एनबीएफसी कंपनी का तो जन्म ही नहीं हुआ था। अब 2007 आते आते नैच चल गया। पहले इसको ईसीएस बोलते थे, आज की डेट में एनएसीएच, नैच चल गया। इसको ही पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग इसमें आपके ऊपर केस करते हैं। ईसीएस है क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। मतलब आज की डेट में जब आप लोन लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई कटती है पर मंथ की, तो आप अपने लोन अकाउंट नंबर में नहीं जमा करवाते उसको, पैसे को आप अपने अकाउंट में रख देते हैं, या तो पहले ही रखो है या आप अपने अकाउंट में डाल देते हैं। उससे कंप्यूटर उठा लेता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अब जब बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनी ने चेक लेना बंद कर दिया और ईसीएस से पैसे कटने लग गए तो चेक की जरूरत ही नहीं रही। आज कोई आदमी 20 साल के लिए लोन लेगा तो उससे 240 चेक थोड़ी लेंगे। हो सकता है 2-3 चेक ले ले एज ए गारंटी, और नहीं तो उसका नेच पे साइन करवा लेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उससे अप्रूवल ले लेंगे, बस उसका पैसा अगले 240 महीने तक 20 साल तक उसका पैसा कटता रहेगा। अब जब ईसीएस बाउंस होने लग गया तो अवस्थाविष्कार की जर्नी है। जैसे चेक बाउंस की धारा बनी ऐसे ईसीएस बाउंस की बनी। इसको बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। इसकी धारा जो 25 है उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर केस कर सकते हैं अगर आपका ईसीएस बाउंस है। ईसीएस बाउंस जो है वो चेक बाउंस की तरह है, उसमें भी डबल तक का जुर्माना हो सकता है, 2 साल तक की जेल हो सकती है। डरे घबराए नहीं, मैंने किसी को आज तक 2 साल की जेल होते हुए नहीं देखी। होता क्या है कि कोर्ट में ये केस लगा देते हैं आपके ऊपर, चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का। चेक दिया तो चेक बाउंस का कर देगा, नहीं तो ईसीएस तो ये ना समझे कि मैंने ईसीएस नहीं लाया, सारा आदमी का ईसीएस लगा हुआ है, क्योंकि हर आदमी की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही ईएमआई कट रही है, तो नेट तो लगी रहा है, उसको ईसीएस बोलते हैं। अब जब ईएमआई नहीं दी जा रही तो ईसीएस बाउंस हो गया। ईसीएस बाउंस हो गया तो इनके पास राइट्स आ गए, अधिकार आ गया आपके ऊपर केस करने के ईसीएस बाउंस का। इन शख्स के ऊपर जो ये बेमित्रा डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो आज हमारे साथ उनके भाई साहब जुड़े हैं और उनकी हमने बेल करवा दी है, जमानत करवा दी है बेमित्रा डिस्ट्रिक्ट से, वो कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और इनके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस कर दिया। इन्होंने इसको हल्के में लिया, कोर्ट का नोटिस आ रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। एनबीडब्ल्यू होगा, नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो पीओ घोषित कर दिया गया, इनको कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया गया। जब भगोड़ा घोषित कर दिया गया तो वहां से पुलिस आई चेन्नई से, तमिलनाडु से, और इनको अरेस्ट करके और वहां पे चेन्नई की जेल में इनको डाल दिया। यह आदमी सोच रहा है कि भाई मेरे को अपने आप ही छोड़ देंगे, एक आधे महीने के बाद 1 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब जब उसने वहां कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि वहां तो तमिल भाषा चले, अरे वहां तो वहीं के ही आदमी बंद है यार, ज्यादा तो वो तमिल भाषा में बात करे, ज्यादातर हिंदी तो ज्यादातर लोगों को आती नहीं, या कोई पढ़ा लिखा हो इंग्लिश में बात कर रहा है। तो कोई आदमी उसको हिंदी वाला मिला, उसने उसको बताया कि भाई आप 2 साल तक भी जमानत नहीं करवाएंगे तो 2 साल तक भी आपको अंदर ही रखा जाएगा। आप ये सोचे 1 महीना नहीं करवाई, 1 साल भी नहीं करवाओगे तो अंदर ही रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं ये। तब उन्हें अपने भाई से बात करी और उनके भाई साहब ने हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस ली। उसके बाद हमने उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवाया और आज उनकी बेल हो गई, जमानत हो गई। तो ऐसी गलती कभी ना करें। हुआ क्या, वो अपनी गलती की वजह से जेल में गया, नहीं तो पहले ही बेल करवा लेता, क्योंकि जेल में जाने के बाद भी बेल करवानी पड़ेगी।
ज्यादातर तो अगर एनबीडब्ल्यू हो गया, नॉन अवेलेबल वारंटी इशू हो गया और जमानत नहीं मिली किसी कारण से, तो 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, 14 दिन के लिए जेल में भेजा जाता है। अब 14 दिन के बाद ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, 140 दिन बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। तो जेल में जाने के बाद जमानत करवाने की क्या जरूरत है? पहले ही जमानत करवा लो, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। जेल में जाने के बाद प्रॉब्लम क्या होगी? फिर घर परिवार वालों ने धक्के खाने पड़ेंगे, यार चेन्नई में जाना पड़ेगा। अरे अभी तो आपको ही जाना पड़ेगा ना, बालक बच्चों ने तो नहीं जाना पड़ता। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स अधिकार जान ले। आप अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, उसके लिए एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, या अपनी बिल करवाने के लिए एडवोकेट लेना चाहते हैं, तो हमारे जो पहले नंबर डले हुए थे हर ऐप के ऊपर, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया, उन पे व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहा। अभी नया नंबर इशू कर दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर्सनल मीटिंग करने के लिए, पर्सनल एडवाइस लेने के लिए, टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए, या अपनी बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।